हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज से आपका संविधान का विकास शुरू हो रहा है। तो असली क्लासेस जो हैं आपकी आज से स्टार्ट हो रही हैं। आज के बाद आपको जो पॉलिटी पढ़ने में अभी तक मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन आज के बाद आपको हर क्लास में मज़ा आएगा पढ़ने में। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है क्लास लाइव होने के बाद में। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक्स है भारतीय संविधान का विकास। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का विकास जानने के लिए जो सन 1600 में जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये कब बना, कब मतलब इसका ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 31 दिसंबर 1600 को। लेकिन ये कितने, तो ये 200, इसमें 217 व्यापारी शामिल थे। उन्होंने इसकी स्थापना की क्योंकि अगर कोई भी देश के व्यक्ति किसी अन्य देश में व्यापार करेंगे तो उसके लिए उस देश की, मतलब पहले जौन से देश, जिस देश में रहते हैं उस देश से परमिशन की आवश्यकता होती है। तो उसी परमिशन को इन्होंने इनसे लिया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले अंग्रेज कौन आया था, तो फर्स्ट अंग्रेज आया था 1579 में स्टीफन थॉमस। और किसके शासनकाल में आया था? तब शासनकाल चल रहा था किसका? तो अकबर का। और दूसरा भी कब आया था? तो दूसरा आया था 1583 में रॉल्फ फिच नाम का। ये दो आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तक ईस्ट इंडिया कंपनी को हम शॉर्ट में EIT लिखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1933 में हुआ था। लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था? तो इसके पहले इसका नाम था दी गवर्नर ऑफ कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडियंस। ये इसका पहला नाम था। और इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट है कि इसकी शक्तियाँ जो हैं वो 1858 के एक्ट में समाप्त कर दी गई थी। क्योंकि 1857 में आप सभी को पता है क्या चला था, 1857 की क्रांति हुई थी। उसी के बाद का सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का राज्य चलने लगा था। लेकिन जब 1874 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका राज्य था? तो अकबर का शासनकाल था। तब किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। 1615 में आधिकारिक राजदूत था वो थॉमस रो आया था। लेकिन इसके पहले कौन आया था? तो हॉकिंस आया था। कौन? हॉकिंस आया था। भारत में व्यापार शुरू करने के लिए पहले यहाँ पर किसका राज था? तो पुर्तगालियों का राज था। पुर्तगाली बहुत मजबूत थे। तो पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगाली बहुत मजबूत थे। तो उनके होते हुए ये राज नहीं कर सकते थे। तो इनको, जो ब्रिटिश थे, इनको कंपनी में, मतलब इनको राज करने के लिए एक परमिशन की आवश्यकता थी। जो कौन देता? तो अकबर देता था। लेकिन ये अकबर के समय आया था। लेकिन अकबर कब खत्म समाप्त हो गया था? तो अकबर कब खत्म हो गया था? तो अकबर हो गया था 1605 में। 1605 में ये खत्म हो गया था। और ये कब आया था? तो 1608 में आया था। 1608 में। और तब यहाँ पर गद्दी पर कौन था? तो जहांगीर था। तो जहांगीर ने इसे क्या, परमिशन नहीं दी थी। तो परमिशन हॉकिंस को नहीं मिली थी। लेकिन परमिशन फिर इसके बाद किसे मिली थी? तो परमिशन जो आधिकारिक दूत था थॉमस रो को परमिशन मिल गई थी। कब? 1615 में। अब आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फरुखसियर ने दस्तक जारी किया था। क्या दस्तक जारी किया था? दस्तक क्या होता है कि अब ये जो बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, उधर की तरफ ये व्यापार कर सकते थे बिल्कुल फ्री में। मतलब कोई टैक्स नहीं देना होता था इनको। फिर आते आते देखते हैं, आगे देखते हैं
आगे चार्टर एक्ट जो 1726 का है, इसमें क्या किया था, तो इसमें क्या कहता है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी जो थी, इनकी गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दे दी थी। मतलब क्या था, जो कलकत्ता, बंगाल, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, तो इनमें गवर्नर हुआ करते थे तीनों जगह अलग अलग। तो उन गवर्नर को ही अधिकार दे दिया गया था कि आप यहाँ के रूल बना सकते थे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ना कि भारत के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल अब कौन कहाँ बन रहे थे, तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के लोग बना रहे थे। अब इसके आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो आज के टॉपिक में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये किसकी सिफारिश पर आया था, तो ये ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आया था। किसकी, जो ब्रिटिश पीएम है, नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आया था। और ये 1773 का एक्ट जो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापक दोष थे उनको दूर करने के लिए आया था, क्योंकि तब तक जो गवर्नर थे वो अपनी जेबें भरने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू जो था वो कम हो गया था, तो ये किनकी अपनी जेबें भरने लगे थे। आगे देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया था, जब ये एक्ट आया 1773 में एक्ट आया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। और जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी, मतलब गवर्नर थे, वो किसके, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। तो यहीं पर क्या, एक केंद्र में, जिस केंद्र में बंगाल गवर्नर हो गया और उसके नीचे क्या, बम्बई और मद्रास के गवर्नर हो गए। तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म किस एक्ट से हुआ है, तो ये हुआ है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ है। अब आगे देखते हैं। गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अब एक तो गवर्नर जनरल हो गया और 4 सदस्यीय परिषद हो गई। और अगर बहुमत चाहिए किसी भी मतलब नियम को लागू करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए बहुमत कितनी थी, तो 3-1 की बहुमत चाहिए थी। और अगर 3-1 की बहुमत नहीं, 4 सदस्य अगर 2 और 2 हो गए, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी में 2 और 2 की आ गई, तो जो निर्णायक मत था, तो वो किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था। और इसे बीटो निर्णायक मत कहते थे। बीटो किसके पास था, गवर्नर। और गवर्नर जनरल जो था, वो जिस ओर अगर वो हाँ कर देता था तो रूल लागू होता था, ना कर देता तो वो कानून लागू नहीं होता था। तो डिसीजन मेकिंग का कार्य किसके पास पहुंच गया था, तो गवर्नर जनरल के पास कर देता था। और ये बहुमत से होता था। जब बहुमत से हुआ तो इसे क्या कहते हैं, इसे कार्यपालिका का उदय। नियम लागू कौन करेगा, सरकार करेगी, सरकार को कार्यपालिका कहते हैं। तो अब नियम कौन लागू कर रहा है, गवर्नर जनरल लागू कर रहा था। तो यहीं पर कार्यपालिका का उदय हो गया। तो अगर बात किया कि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कार्यपालिका का उदय किस एक्ट से माना जाता है, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। अब आगे देखते हैं। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई, अब आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे थे। और अब बात करते हैं। तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय को यह एक कैसा था, अभिलेख न्यायालय था, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। तो इसके जो नियम थे, मतलब किसी केस पर सुनवाई हो गई और उस केस को, सुनवाई के जो साक्षी उनको एक लेख के रूप में लिख लिया जाता था, और जो इसकी नियम को नहीं मानता था उसको दंड दिया जाता था। अब आगे देखते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया था, और इससे क्या हुआ, तो न्यायपालिका का उदय हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यायपालिका का उदय किस एक्ट से हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ। अब आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं कंपनी पर नियंत्रण। तो जैसे कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे वो अपनी भी जेबें भरने लगे, तो इससे क्या हुआ था, तो इससे जो कंपनी पर नियंत्रण आ गया था। 24 डायरेक्टर जो पहले क्या होते थे, पहले 1 साल में रिटायर होते थे, अब क्या होने लगी, तो अब हर वर्ष में 1/4 को रिटायर कर दिया जाता था, सेवानिवृत्त हो जाते थे। और वोट देने का अधिकार किसका था, जिसके 100 पाउंड शेयर थे जिसके पास। पहले 500 थे, अब लेकिन अब क्या हो गया, अब 100 पाउंड शेयर जिसके पास होंगे वही वोट करेगा। कर्मचारी जो थे, जो कर्मचारी अपना व्यापार करते थे, तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस, बिना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, रिश्वत नहीं ले सकते थे, उपहार गिफ्ट नहीं ले सकते थे, ये कर्मचारी नहीं ले सकते थे।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए क्या आया, तो 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया, तो 1781 में लाया गया। ये किस लिए लाया गया, जैसे कि गवर्नर जनरल कोई फैसला सुना देता तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, न्यायालय, और न्यायालय कोई फैसला सुना देता तो वो गवर्नर जनरल के पास आ जाते थे। तो इसी को दूर करने के लिए क्या आया, अब 1773 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसके क्या है, तो कार्यपालिका अलग हो गई और न्यायपालिका अलग हो गई। तो इसी प्रकार हमारे संविधान में भी एक अनुच्छेद है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपीएससी में कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उदय किस एक्ट से माना जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। ईस्ट, अब कुछ 4 क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से 4 क्वेश्चन है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी किस शासन से चार्टर एक्ट प्राप्त किया था, मतलब किस शासक से चार्टर एक्ट प्राप्त किया था। अभी आपको हमने बताया था कि एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने चार्टर एक्ट की मंजूरी दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार करना है हमें, भूभाग नहीं व्यापार करना है हमें। तीसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर था, और ये किस में, तो यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में किस अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था, तो ये जब अधिनियम आया था 1858 में, क्या आया था, अधिनियम 1858 से समाप्त किया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर विराम होती है, कल मिलेंगे इसकी अगली क्लास में। तो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर, वहाँ आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हो। तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।